हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज 5000 प्रश्नों की मेगा सीरीज का सेट नंबर 16 है। तो 1 से लेकर 15 तक अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको टोटल 1 से लेकर 15 तक की प्रश्नों की सीरीज मिलेगी, जिसको आप देखिए और उसको आप नोट भी करते रहिए। उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको बताए गए हैं जो शायद आपको ना पता हो। ठीक। और यह 5000 प्रश्नों की जो मेगा सीरीज चलाई जा रही है, यह आपके तब तक चलाई जाएगी जब तक 5000 प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। और आपके एग्जाम के पहले पहले हमारी कोशिश होगी कि 5000 प्रश्नों की जो मेगा सीरीज है इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक। और 5000 प्रश्नों की मेगा सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आप मान के चलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगे। इसका सीरीज को चलाने का मेरा एक ही पर्पज है कि आपको पता चले कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक। दूसरा, क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करवाते ही हैं, उसके साथ साथ जितने उसके विकल्प दिए होते हैं हम सारे विकल्पों के बारे में आपको बताते हैं। ठीक। तो आप उसको भी ध्यान से नोट करते रहिए। देखिए आप वीडियो को देखेंगे, देख के छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक कि आप इसको नोट नहीं करेंगे, कॉपी पेन लेके जब तक आप बैठकर इसको नोट नहीं करेंगे, वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। आज आप देखेंगे 10-5 मिनट आपके माइंड में होगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। ठीक। तो आप चीज़ों को नोट भी करते चलिए ताकि बार बार आप रिवीजन भी कर सकें उसका। दूसरा, यह आपका यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, यूपीएमआरसी, डीएमआरसी, यूपी ट्रिपल एससी में जो बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। आईटीआई एग्जाम आपके होने वाले हैं, उसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। अदर टेक्निकल एग्जाम जैसे आपके अदर स्टेट में होते हैं, अदर स्टेट में आईटीआई बेस पे या आपके डिप्लोमा बेस पे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यह सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज़ की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम हो सकता है एग्जाम में मिल जाए। ठीक। अगर आप इसको सही ढंग से देख रहे हैं, सही ढंग से इसको नोट कर रहे हैं तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। टोटल आप क्वेश्चन को देखिए, टोटल सीरीज जितनी सीरीज आप जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपको मिल रहा है जितना भी वीडियो, सारे वीडियो को आप देखिए। ठीक। और नोट सबसे ज़्यादा हमारा सजेशन आपके साथ ये होगा कि आप क्वेश्चन को नोट भी करिए साथ में, जो लगता है कि आपको नहीं आ रहा था, आज आपने पहली बार देखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज। देखिए, तो यहाँ पे आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वह है फर्स्ट, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट या उसको उपयंत्र बोलते हैं हिंदी में। उपयंत्र में पैमाना कैसा होता है? स्केल। स्केल आप ज़्यादा समझते होंगे, हिंदी लिखा गया है। चूंकि टेक्निकल लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश में थोड़ा सी इजी होती है तो आप इंग्लिश में ज़्यादा कोशिश करिए, लेकिन आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होती है कि सर क्वेश्चन को हिंदी में बनाया करिए, तो हमने इसीलिए हिंदी में प्रयास किया है। तो यहाँ पे है कि मूविंग आयरन टाइप उपयंत्र में पैमाना कैसा होता है, तो आपको बताना है कि पैमाना कैसा होता है। देखिए, पहला है पैमाना आपका, पहला समरूप, दूसरा असमरूप, तीसरा शुरू में सुकुड़ा और बाद में फैला हुआ, चौथा है केवल एक सही है, पांचवा आपका ऑप्शन है केवल 2 और 3 सही है। देखिए, क्वेश्चन को हम खुद जनरेट किए हुए हैं, अपने अकॉर्डिंग हम ऑप्शन भी रखे हैं ताकि आप इजी वे में ना इसको बता पाएँ। कुछ आप माइंड, कुछ दिमाग खर्च करें, उसके बाद फिर आपको समझ में आए कि कैसा क्या है। इसमें है कि मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में पैमाना कैसा होता है। पैमाने का मतलब जो आप स्केल देखते हैं उसी की ये बात कर रहा है। स्केल पे आपका पैमाना कैसा बना होता है उसको आपको बताना है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसका ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, इसका ऑप्शन क्या सही होगा और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है। देखिए, यह आपका पैमाना समरूप
यह तो नहीं होगा, ठीक। किसमें? मूविंग आयरन टाइप में। असमरूप यह भी होगा, क्योंकि पैमाना आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा, शुरू में सिकुड़ा और बाद में फैला हुआ, तो यह भी ऑप्शन सही है, ठीक। तो केवल एक सही है तो गलत है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 5 है। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही है। केवल 2 और 3 सही है, ठीक। मूविंग आयरन की बात कर रहा है तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो पैमाना हमारा होता है वह हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म या असमरूप। अच्छा, असमरूप और समरूप किसको बोलते हैं? असमरूप और समरूप, जैसे देखिए ये आपका है, देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं डिटेल, थोड़ा सा इसकी डिटेल में। जैसे समरूप का मतलब होता है खानों की बीच की दूरी, जो आपके खाने बने हैं ये खानों के बीच की जो दूरी है वह समान होती है, ठीक। अगर आपके स्केल जो पैमाना आपका है उस पे बने जितने भी खाने हैं, अगर उनके बीच की दूरी समान होगी तब तो आपका पैमाना यूनिफॉर्म या समरूप होता है, ठीक। इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे होता समरूप, जैसे थीटा प्रोपोर्शनल, थीटा जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल है अगर वह आपकी आई का हो या थीटा प्रोपोर्शनल आपके भी हो, ठीक। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो आपका पैमाना, क्योंकि तब पैमाना आपका जो मिलेगा वो समरूप मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं मिलती है तो आपका पैमाना असमरूप होगा। अब असमरूप को हम थोड़ा से बता दे रहे हैं। देखिए असमरूप का मतलब असमान होता है, तो शुरू में सिकुड़ा और बाद में फैला हुआ, तो देखिए इसमें क्या होता है, क्रैम्पेड होता है। जैसे शुरू में सिकुड़ा हुआ, शुरू में पैमाने की जो खानों के बीच की दूरी होती है वो कम होती है, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जो खानों के बीच की दूरी वो ज्यादा हो जा रही है, तो यही आपका क्या है, असमरूप है। यह आपका क्या है, असमरूप है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं कि शुरू में सिकुड़ा हुआ और बाद में फैला हुआ, यह आपका इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में असमरूप अर्थात शुरू में सिकुड़ा हुआ बाद में फैला हुआ पैमाना मिलता है। क्यों? क्योंकि थीटा प्रोपोर्शनल, अगर हम आई स्क्वायर, इसमें थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है, ठीक है। थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, चूंकि टी डी डिफ्लेक्शन टार्क प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर और टी सी प्रोपोर्शनल आई, टी सी प्रोपोर्शनल आई, सॉरी टी सी प्रोपोर्शनल थीटा, ठीक। तो आपका कंट्रोलिंग टार्क है, ये आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क। चूंकि आपको पता होगा कि कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क जहाँ पे बराबर होते हैं, जहाँ पे आपके टीसी टीसी और टीडी बराबर होते हैं, मतलब कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क। जैसे आपका पैमाना है, तो यह पैमाना अगर यहाँ से खिसका है तो यहाँ लग रहा है डिफ्लेक्टिंग टार्क, और इस साइड में क्या लग रहा है, कंट्रोलिंग टार्क, ठीक। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब यहाँ पे पता है कि टी डी, इसमें क्या होता है, टी डी प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर और इसमें होता है टी सी प्रोपोर्शनल थीटा। तो अब यहाँ पे थीटा प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर मिल जाता है, ठीक। इसलिए इसका पैमाना क्या होगा, असमरूप होता है। तो जिसमें आपके, या इसको ये नोट करने का, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में अगर हम कौन सा कंट्रोल, गुरुत्व नियंत्रण, गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग
करते हैं उसमें हम यूज करते हैं उस जिस जिस इंस्ट्रूमेंट में गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली प्रयोग की जाती है या ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम यूज होता है, उसका जो पैमाना होता है उस इंस्ट्रूमेंट का होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक। और जिस जिस आपके इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का पैमाना होता है यूनिफॉर्म। इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। हम एक लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक लेक्चर जिसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में शॉर्ट डिटेल हम बताए हैं। उसमें सारी चीज़ें बताएं कि किस इंस्ट्रूमेंट में कौन सा पैमाना यूज होता है, को किस में आपके स्प्रिंग कंट्रोल यूज होता है, किस में आपके ग्रेविटी कंट्रोल यूज होता है। तो इसमें आपको मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जिस इंस्ट्रूमेंट में ग्रेविटी कंट्रोल होगा उस इंस्ट्रूमेंट का पैमाना कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। और जिस इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग कंट्रोल यूज होगा उसका पैमाना होगा यूनिफॉर्म। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर 5 सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, संट का प्रयोग किया जाता है। तो संट को इंग्लिश में संट बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्व। तो संट का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? पहला है यह एक उच्च मान का प्रतिरोध है। मान है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक है, उच्च मान का प्रतिरोध है। यह एक निम्न मान का प्रतिरोध है। यह एमीटर के समांतर में लगाया जाता है। संट का विद्युत वाहक बल, ये संट का विद्युत वाहक बल निम्न होना चाहिए। केवल 2 सही है, और इसमें है कि 2, 3, 4 तीनों सही है। 2, 3, 4 तीनों सही है। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? संट का प्रयोग थोड़ा से आप, क्योंकि इसमें हम पैटर्न थोड़ा से टफ कर दिए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न टफ है आपके, इसलिए आप इसको थोड़ा से ध्यान से इसका आंसर बताइएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं इसका मतलब है कि आप संट के बारे में आपको पूरी नॉलेज है, अगर इसका आंसर आप करेक्ट बता ले जाते हैं तो, क्योंकि ऑप्शन पूरा पूरा आपके नॉलेज पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपका नॉलेज गहरा होगा तो आप सही बताएंगे, अगर कम नॉलेज होगा तो भी आपको ऑप्शन इसमें मिलेगा। ठीक। तो चलिए हम इसका बताते हैं आपको आंसर क्या होगा। देखिए, यह एक उच्च मान का प्रतिरोध होता है, यह गलत है। यह एक निम्न मान का प्रतिरोध है, सही है। यह एमीटर के समांतर में लगाया जाता है, सही है। और संट का विद्युत वाहक बल निम्न होना चाहिए, ये भी सही है। और इसके बाद केवल 2 सही है, कोई गलत बात है। इसमें है कि 2, 3, 4 सही है, मतलब इसका ऑप्शन 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 6 सही होगा। अब संट का प्रयोग थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल बता दे रहे हैं आपको। देखिए, संट का प्रयोग हम क्यों करते हैं? संट का प्रयोग इसलिए करते हैं, एमीटर, और वह कौन सा एमीटर? डीसी एमीटर। डीसी एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, रेंज मतलब परास, डीसी एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम यूज क्या करते हैं? संट का प्रयोग करते हैं। और संट एक निम्न मान का प्रतिरोध होता है। और इसको हम कैसे जोड़ते हैं? संट को हम समांतर एमीटर के समांतर में जोड़ते हैं। और एमीटर परिपथ के किस क्रम में जुड़ा होता है? एमीटर परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें है इसका संट का फार्मूला होता है RSH बराबर RA अपान M-1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यम आपका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, इसके बाद अब इसी में हम एक मल्टीप्लायर होता है, इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इस एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए संट का प्रयोग, अगर हम वोल्टमीटर, और वहाँ कौन सा वोल्टमीटर? डीसी वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? डीसी वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए आप मल्टीप्लायर, या इसको हिंदी में बोलते हैं गुणक, मल्टीप्लायर या गुणक का प्रयोग करते हैं। डीसी अगर वोल्टमीटर है इसकी रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर या गुणक का प्रयोग करेंगे। और यह एक उच्च मान का एक प्रतिरोध होता है, उच्च मान का प्रतिरोध होता है, जो कि सीरीज क्रम में होता है।
यही डिफरेंस है। मल्टीप्लायर या गुणक आपके सीरीज क्रम में जुड़ता है और शंट आपके श्रेणी समांतर क्रम में जुड़ता है, ठीक। और वोल्ट मीटर परिपथ के किस क्रम में जुड़ता है? तो वोल्ट मीटर आपके परिपथ के समांतर क्रम में जुड़ता है, ठीक। तो डीसी वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर या गुणक का प्रयोग करते हैं, डीसी एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट का प्रयोग करते हैं। अब यही थोड़ा सा आपके माइंड में बात आती होगी, अगर हमारा एसी वोल्ट मीटर या एसी एमीटर हो तो हम शॉर्टली थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए, आपका अगर एसी एमीटर है या एसी वोल्ट मीटर है, इसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम सीटी का प्रयोग करेंगे और इसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम पीटी का प्रयोग करेंगे। इसको हम विस्तार में बताएंगे ट्रांसफार्मर पढ़ाते समय, ठीक है। सीटी और पीटी है क्या, लेकिन इतना आप जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर किस सप्लाई पर चलता है? डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर किस सप्लाई पर चलता है? एसी पर चलता है, डीसी पर चलता है, एसी और डीसी दोनों पर चलता है, कोई नहीं। तो आपकी किस सप्लाई पर डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर चलता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, इसका आंसर क्या है, और हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। यह आपका एसी और डीसी दोनों पर चलता है। डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर आपके एसी और डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। अब हम डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर को बता थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, यह आपकी किसका टाइप है? मूविंग कॉइल टाइप। मूविंग कॉइल टाइप आपके दो प्रकार के थे, एक आपका डायनमोमीटर टाइप था और एक आपका पीएमएमसी था, ठीक। मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक डायनमोमीटर टाइप और एक आपका पीएमएमसी। तो डायनमोमीटर टाइप जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वह आपके एसी और डीसी दोनों पे चलेंगे। अब डायनमोमीटर टाइप चाहे हम वोल्ट मीटर भी बनाए चाहे हम एमीटर भी बनाए तो यह भी हमारा एसी और डीसी दोनों पे कार्य करेगा। लेकिन जो पीएमएमसी होगा, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, यह हमारा चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे एमीटर हो, यह केवल किस पे कार्य करेगा? डीसी पर कार्य करता है, डीसी सप्लाई पर, ठीक। तो अगर आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट एसी पर कार्य करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट डीसी पर कार्य करता है, इसको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इंस्ट्रूमेंट का एक लेक्चर है, उसमें आपको सारी डिटेल बताई गई है। 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 2 वाट मीटर मेथड आपके सिंगल वाट मीटर मेथड है, डबल वाट मीटर मेथड है और ट्रिपल, मतलब कि हर लाइन में, जैसे 3 फेज में है तो तीनों में हम तीनों लाइन में वाट मीटर जोड़ देते हैं, इसमें भी वाट मीटर इसमें भी वाट मीटर। इसमें क्या है कि जैसे आपके 3 फेज है तो हम किन्हीं 2 फेज, जैसे इसमें हम वाट मीटर जोड़ेंगे, इसमें हम वाट मीटर जोड़ेंगे, इसके कॉमन टर्मिनल्स में जोड़ देंगे, ठीक। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है तो किस लोड के लिए? संतुलित लोड के लिए, असंतुलित लोड के लिए। एक और दोनों सही है और केवल एक सही है। इसके लिए आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? 2 वाट मीटर विधि। देखिए, 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग हम 1 और 2, मतलब यही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पॉपुलर मेथड है 2 वाट मीटर विधि। 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग हम बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड दोनों के लिए करते हैं, ठीक। तो बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड का मतलब क्या होता है? इसे आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी बराबर 0 है, इसका मतलब है यह आपका क्या है? संतुलित लोड है। और अगर यही आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी डज नॉट इक्वल टू 0, यही अगर 0 के बराबर ना हो तो यह आपका अनबैलेंस लोड है, ठीक। तो यही एक ऐसा मेथड है जिसका प्रयोग हम बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के लिए करते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, आर्गन गैस का रंग कैसा होता है? तो आर्गन गैस का रंग कैसा होता है? पहला आपका है नीला पीला, दूसरा है नारंगी लाल गुलाबी हरा। तो आपकी कैसा कलर होता है आर्गन गैस?
अगर हम आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं तो हमें कैसा कलर मिलेगा। यह आपका यूटिलाइजेशन के टॉपिक में है। यह क्वेश्चन यूटिलाइजेशन के टॉपिक से लिया गया है और वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपके मिलेंगे कलर, बहुत सारी गैसें मिलेंगी जिनका कलर होगा। तो अगर आज आपको पता नहीं तो आप जाके उसको पूरा पढ़ डालिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है, पहला आपका इसका आंसर है इस आर्गन गैस का कलर होता है नीला और पीला। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है ए आपका है 77423। ए आपका 8 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, ए मतलब 7423, ए आपका ऑक्टल है। ठीक, 7423 ए आपका ऑक्टल है। इसको आपको बदलना किस में है, इसको डेसिमल में बदलना है। तो बताइए कि इसका क्या होगा, डेसिमल में यह क्या होगा आपका। अब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, इसको आप लगाइए, टाइम थोड़ा दे रहे हैं आपको। चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, पहला 3856 आपका 10 यही आंसर होगा। अब इसको हम लगाने का आपको मेथड बता दे रहे हैं कि आपको ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए आपका क्या है 7423, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो ये आप 7 गुणे इसका स्थानीय मान रखिए। अब इस स्थानीय मान तो आपको रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो बेस रेडिक्स है वह रेडिक्स या आधार वो आपको रखना पड़ेगा 8। ठीक है, तो 8, अब उसमें 10 रखते हैं, लेकिन इसमें ऑक्टल होगी तो 8 आधार रखना पड़ेगा। और अगर आपका हेक्साडेसिमल होगा तो 16 रखना पड़ेगा। 7 गुणे जितना आपकी बच रही उतना घात 8, 8 की उतना घात लगा दीजिए। तो 3 1 2 3 बच रहा है, तो आप 8 की घाते 3 प्लस 4, अब जितना बच रहा हो 1 बच रहा है 2 बच रहा है, तो 8 की घाते 2 प्लस फिर आपका 2 है गुणे 8 की घाते कितना बच रहा है 1 बच रहा है, प्लस 3 गुणे 8 की घाते 0। अब इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक, 7 गुणे 512 प्लस 4 गुणे 64 प्लस 16 प्लस 3 गुणे, अब किसी की घात 0 होती है तो उसका पावर 1 हो, किसी की घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 3 गुणे 1, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर मिलेगा 3856। ठीक, तो आपको पता चला कि कैसे, पहला तो इसका रेडिक्स पॉइंट आपको क्या लेना है 8 लेना है, फिर हम उसका स्थानीय मान रखते हैं लेकिन उसमें आधार 10 ना रख के 8 रखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अगला आपका है हेक्साडेसिमल का आधार संख्या क्या है, जिसको रेडिक्स पॉइंट आप बोलते हैं, रेडिक्स नंबर। हेक्साडेसिमल का आधार संख्या क्या है, वो 2 है कि 10 है कि 16 है कि 15 है, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानिए। अगर आप नहीं जानते तो फिर कन्वर्टिंग आपको नहीं आएगी, तो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए यह आपका आंसर इसका 16 है, 3 नंबर। इसमें आप थोड़ा सा बता दें, देखिए यह आपका बाइनरी का आधार संख्या है, किसका, बाइनरी का। 10 आपका डेसिमल का आधार संख्या है,
16 आपके हेक्साडेसिमल का है। 8 आपका अभी हम जस्ट बताए ऑक्टल। ऑक्टल का आधार संख्या होता है क्या? 8। तो इसको पूछा भी जाता है, याद भी कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट, एंडरसन ब्रिज किसका सुधरा हुआ रूप है? तो एंडरसन ब्रिज किसका सुधरा हुआ रूप है, यही आपको बताना। ओवेन है, डिसॉटी, मैक्सवेल, तो किसका सुधरा हुआ रूप है आपका? देखिए यह आपका ऑप्शन है इसका जो सही है मैक्सवेल। एंडरसन ब्रिज जो आपका है यह आपका मैक्सवेल का सुधरा हुआ रूप है। यह इससे हम इंडक्टेंस को मेजर करते हैं। इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेरकत्व को मेजर करने के लिए मैक्सवेल वेन ब्रिज का यूज करते हैं। यह एंडरसन ब्रिज का सुधरा हुआ रूप है। मैक्सवेल का सुधरा हुआ रूप क्या है? एंडरसन ब्रिज। इसका प्रयोग क्यों करते हैं? इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। डिसॉटी का यूज हम कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यह सब आपके जितने भी ब्रिज इसमें दिए गए हैं ये आपकी कौन से एक ही ब्रिज हैं? यह सब आपके एसी ब्रिज हैं। जैसे अगर व्हीट स्टोन ब्रिज आपकी बात करता है, कैरी फोस्टर या केल्विन डबल ब्रिज, तो यह सब आपके डीसी ब्रिज हैं, लेकिन इसमें यह सब आपकी क्या एसी ब्रिज हैं। ठीक है। इसके बाद इस नेक्स्ट है, हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? तो हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एक आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो हवा का कितना होता है? 3.2, 5, 6, 10। तो हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है आपको बताना है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका 3.2 kV प्रति mm होता है। डाइलेक्ट्रिक, कभी कोई पूछता है कि परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक बताइए, तो kV प्रति mm। दूसरा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपका होता है यह आपका होता है 1.0006। ठीक, लेकिन जनरली हम एक मानते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पूछेगा तो आपको इसको बताना है कि हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। परावैद्युत नियतांक 1.0006 एक्चुअल में इतना होता है, लेकिन जनरली हम एक लेंथ के काउंट कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, उच्च होता है, आपका बहुत उच्च होता है, केवल 3। इसमें से बताइए कौन सा सही है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। देखिए ये आपका केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। ठीक, यहाँ लेड एसिड सेल का जो आंतरिक, देखिए जिस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जितना कम होगा, अर्थात इंटरनल रेजिस्टेंस, वह बैटरी उतनी ही अच्छी होती है। आंतरिक प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध कम से कम होगा तो बैटरी का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी कम से कम होगा। तो इसलिए कोशिश क्या होती है कि आंतरिक प्रतिरोध कम से कम रखा जाए। ठीक, तो लेड एसिड सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है आपका निम्न होता है। सॉरी, ये आपका गलत है। इसका ये आपका चौथा नहीं होगा, इसका ऑप्शन पहला सही होगा। इसका आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। आंसर इसका सही है पहला, कि जो आपका लेड एसिड सेल होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। और आप अगर चाहते हैं तो कम से कम प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कम से कम हो, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। इसलिए सेल बनाते समय उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम रखा जाता है। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए